Now we will study classification of motives or types of motives. Motives are generally divided into two types. First is primary motives and second one is secondary motives. Primary motives are necessary for the survival of living organisms. प्राइमरी मोटिव्स जो हैं ये बेसिकली सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अगर प्राइमरी मोटिव्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे काफ़ी टाइम तक तो इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी लाइफ भी रिस्की हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है. प्राइमरी मोटिव्स को सर्वाइवल मोटिव्स भी कहा जाता है. इसके अलावा इनको बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं. ये इनबॉर्न हैं और अनलर्न मोटिव्स हैं. ये हम लर्न नहीं करते बल्कि ये बेसिक मोटिव्स हैं और इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है. सो प्राइमरी मोटिव्स को बेसिक मोटिव्स और अनलर्न मोटिव्स, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स या सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं. फर्स्ट प्राइमरी मोटिव इज हंगर मोटिव. द सेटिस्फैक्शन ऑफ हंगर मोटिव इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर हंगर मोटिव को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, फूड नहीं लिया जाएगा तो एक इंडिविजुअल की लाइफ थ्रेटन हो सकती है. बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि when and how hunger motive arises. हंगर सेंसेशन आती कहाँ से है, हंगर पैंग्स किस वजह से होते हैं. So Walter Cannon was one of the first person who studied the stomach activity during hunger. क्योंकि स्टमक जो है वो हंगर क्यूज का मेजर सोर्स है, इसलिए स्टमक की एक्टिविटी को स्टडी किया गया. लिहाजा पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक पे था. इट वॉज कंसिडर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक कॉजेज हंगर. जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस अराउजेस हंगर. एम्प्टी स्टमक की क्रैम्प्स जो है बेसिकली वो ट्रिगर कर रही हैं ईटिंग एक्टिविटी को. ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बलून लाइक ट्यूब को स्वेलो किया और स्टमक में जाके उसको इन्फ्लेट किया, जिसके साथ एक डिवाइस अटैच किया गया था कि जब भी स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो उस डिवाइस पे मॉनिटर हो सकेंगी. स्टमक कॉन्ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग से ये प्रूव किया गया कि जब भी आपको भूख लगती है तो आपकी स्टमक की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. यानी जब भी स्टमक एम्प्टी होगा तो उसकी वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें हंगर पैंग्स होते हैं. हमारा स्टमक जो है वो हंगर प्रोड्यूस करता है. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्द ही रिजेक्ट कर दिया गया और रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उनके स्टमक को रिमूव कर दिया गया. स्टमक रिमूव करने के बावजूद भी रैट्स जो थे उनमें हंगर पैंग्स मौजूद थे और दे कंटिन्यू टू ईट. स्टमक रिमूव करने के बाद भी उन्हें भूख लग रही थी और उसी तरह से वो उनका ईटिंग बिहेवियर परसिस्टेंट था. सो द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्टमक आर नॉट द ओनली क्यू ऑफ अवर हंगर. स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस कैन नॉट बी द ओनली कॉज ऑफ हंगर. एक और हाइपोथेसिस के मुताबिक ग्लूकोज लेवल जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तब हमें भूख महसूस होती है. यानी हम अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं देन द फीलिंग ऑफ हंगर कम्स टू एन एंड. और इसी तरह से अगर हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो उसमें हंगर जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है क्योंकि इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है. हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो हमें भूख का एहसास दिलाता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है. इसे ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर भी कहते हैं. मेयर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारा जो लिवर है उसमें कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है. तो वो मैसेज जो है हमारे लेटरल हाइपोथैलेमस को भेजते हैं और हमारा लेटरल हाइपोथैलेमस जो है पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और हमारा पेंक्रियाज ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है और लिवर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड तलाश करने की कोशिश करता है. लेकिन इस हाइपोथेसिस को भी हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी ज़्यादा होता है लेकिन इसके बावजूद उनको भूख महसूस हो रही होती है. ऑल्दो उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन उनके बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो ग्लूकोज लेवल उन सेल्स तक नहीं जा पाता. यानी वो ग्लूकोज जो है वो सेल्स यूटिलाइज नहीं करते. इस वजह से पर्सन जो है उसको हंगर फील होता रहता है. इसके अलावा स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो भूख महसूस होती है. इसके अलावा अगर बॉडी में ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है तो एनिमल्स जो हैं वो फूड लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके बॉडी में ग्लूकोज लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाता है. तो काफ़ी हद तक ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ हंगर या ग्लूकोज लेवल का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्टेबल है.
इसके अलावा थर्ड वन है हमारे पास रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। फीलिंग ऑफ हंगर जो है मोस्टली एसोसिएट करती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ही इनिशिएट भी करता है और ब्लॉक भी करता है हमारा ईटिंग बिहेवियर। स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हम हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन जो है ये फीडिंग बिहेवियर को एक्साइट करता है। इसी तरह से वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को अगर एक्साइट किया जाता है, अगर उसमें स्टिमुलेशन की जाती है इलेक्ट्रिक शॉक्स के थ्रू, तो फिर जो हमारा ईटिंग बिहेवियर है वो इनहिबिट हो जाता है। यानी कि लेटरल हाइपोथैलेमस जो है ये एक्साइट करता है और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो है ये फीडिंग बिहेवियर को इनहिबिट करता है। इसी तरह से अगर एनिमल्स का लेटरल हाइपोथैलेमस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और अगर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एनिमल जो है वो कॉन्टिन्यूसली खाता रहेगा, जो कि एक अबनॉर्मली इंक्रीज्ड डिजायर है फूड इनटेक की। इसको हाइपरफेजिया भी कहते हैं। इसको डुअल हाइपोथैलेमस थ्योरी ऑफ हंगर भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्स्ट मोटिव। जब हमारा माउथ और थ्रोट ड्राई होता है तो हम कह सकते हैं कि ये थर्स्ट मोटिव स्टिमुलेट है, और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट और माउथ जो है ये सिम्टम है थर्स्ट मोटिव का, कॉज हम इसको नहीं कह सकते। थर्स्ट मोटिव की जो सिग्निफिकेंस है ये हंगर मोटिव से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम खाना खाए बगैर तो 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम पानी पिए बगैर कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे। हमारी बॉडी में 75% जो वेट है वो वाटर है, और इस तरह से पानी को रेगुलेट रखना काफ़ी मुश्किल काम है। हमारी बॉडी का सबसे मेजर एलिमेंट जो है वो वाटर ही है। डिफरेंट केमिकल्स को ट्रांसमिट करने के लिए वाटर जो है एक मीडियम का काम भी करता है। सो देयर आर 3 इंटरनल मैकेनिज्म्स विच प्रोड्यूस थर्स्ट। फर्स्ट है सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी सेल्स। जब हमारी बॉडी के सेल्स की सॉल्ट कंसंट्रेशन एक खास लेवल पे पहुंचती है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और थर्स्ट मोटिव जो है वो अराइज होती है। इट मीन्स व्हेन सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस थर्स्ट मोटिव इज एक्टिवेटेड। हमारी बॉडी में जैसे ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारे ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज जैसे ही होता है तो थर्स्ट मोटिव अराइज होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट रखना होता है, और अगर बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फौरी तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। सेकेंडली, अगर हमारी टोटल फ्लूइड जो है बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो भी हमें प्यास लग सकती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज करता है या हम बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो भी हमें बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। हमें वाटर इनटेक इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि हैवी स्वेटिंग होती है और हैवी स्वेटिंग की वजह से हमारी ब्लड में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमें फिर से दोबारा से पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज करना होगा, तो इसकी वजह से थर्स्ट मोटिव जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा थर्मोस्टेटिक सिस्टम है जो कि वाटर डेप्रीवेशन की फीलिंग को अराउज करता है। बॉडी के अंदर सेल्स में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन रखना होगा। जब एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कम हो जाता है तो इंट्रा सेलुलर वाटर जो है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द सेल, और इस तरह से वाटर का लेवल जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वाटर डेफिशिएंसी का मैसेज है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन अ पर्सन फील्स थर्स्टी। इसके बाद थर्ड आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन को अवॉइडेंस ऑफ हीट एंड कोल्ड मोटिव भी कहा जाता है। हमारी बॉडी के सेल्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि इस टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं और प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारे सेल्स काम नहीं करेंगे, यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल है टेम्परेचर का जिस पे हमारी बॉडी के सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 तक टेम्परेचर है। सर्दियों में और गर्मी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इसी लेवल पे मेंटेन रहता है, और इसको हमारी बॉडी में जो थर्मोस्टेट का काम कर रहा है एंटीरियर हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन की कैपिलरीज डायलेट करती हैं, और इनकी डायलेशन से जो एक्स्ट्रा वार्म ब्लड है उसमें से हीट रेडिएट हो जाएगी स्किन के थ्रू, और ब्लड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो भी एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने में काम करता है।
और अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है तो हमारी बॉडी नेचुरली शिवरिंग के थ्रू हीट को जनरेट करती है। इसके अलावा वार्म क्लॉथ्स से भी हम अपनी बॉडी को इस प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं। विंटर सीजन में हमारे ग्लैंड्स थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, और समर सीजन में ये सिक्रीशंस कम क्वांटिटी में सिक्रीट होती हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल मोटिव। दिस मोटिव इज रिलेटेड टू ह्यूमन सर्वाइवल। इट इज ऑल्सो एन अनलर्न्ड मोटिव। दिस मोटिव इज रिलेटेड टू द सर्वाइवल ऑफ अवर जनरेशन। इसके अलावा सेक्सुअल मोटिव की सेटिस्फेक्शन जो है हमें साइकोलॉजिकली स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अनहेल्दी मेथड्स कैन कॉज मैनी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बाकी मोटिव्स के लिहाज से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है। लास्ट वन इज़ मैटरनल मोटिव। मैटरनल मोटिव भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैटरनल मोटिव जो है एनिमल्स में भी नज़र आता है। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और इस तरह से वो अपनी मैटरनल मोटिव को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं और इसको पेरेंटल मोटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं।